टोटल 8 दरवाजे क्रॉस करने पड़ते थे। एक दरवाज़ा 500 केजी का भी था। कुछ दरवाजे ऐसे थे जहाँ पे कोड डालने पड़ते थे, तभी जाके वो गेट खुलता था। उसने उस एरिया को साउंड प्रूफ भी बनाया था, गलती से कोई आवाज़ भी बाहर ना आ जाए। उसने एलिजाबेथ को ये बताया था कि अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो जितने भी गेट हैं या फिर जितने भी एरियाज हैं उसमें करंट आ जाएंगे और तुम मारे जाओगे। उस बच्चे को जला देता है और जब बच्चा जल के साइज में बहुत कम हो जाता है तो फिर उसे पॉलीथीन में किसी एक पैकेट में पैक करके, उसके अलावा उसने ये भी बताया कि वो बाहर से सीडी लेकर आता था और वो सीडी होती थी पॉर्न की, और उस सीडी को उसे वहाँ पे चलाता था। Watch closely. You need to see this. एलिजाबेथ से इन एक्ट करवाता था, वो भी उसके अपने बच्चों के सामने। हे एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ क्राइम सीरीज। और आज मैं जिस ट्रू क्राइम को डिस्कस करने जा रहा हूँ वो क्राइम हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल, वन ऑफ द मोस्ट हीनियस क्राइम में से एक है। जरा सोचो, एक लड़की, नाम है एलिजाबेथ, वो एक जगह कैद है, उसके हाथ ऊपर बंधे हुए हैं, उसके गले में कुत्ते वाली पट्टी डली हुई है, वो 1 इंच भी मूवमेंट नहीं कर सकती और वो वहाँ पे चिल्ला भी नहीं सकती, क्योंकि अगर वो चिल्लाती भी है तो वो जगह साउंड प्रूफ है, बाहर आवाज़ नहीं जा सकती। और तभी वहाँ एक इंसान आता है और वो उसके सामने गिड़गिड़ाती है, हाथ जोड़ती है कि उसे खोल दो, उसे आज़ाद कर दो। लेकिन वो इंसान उसे वहाँ पर कैद रखता है, और न सिर्फ कैद रखता है बल्कि उसके साथ कम से कम 3000 बार रेप करता है। और ये सब करने वाला इंसान कोई और नहीं, उसका बाप था। और वो जगह जहाँ वो कैद थी वो उसी के घर का तहखाना था, और उस तहखाने में वो पूरे 24 साल तक कैद रही। वहाँ पे उन्होंने कई सारे बच्चों को जन्म दिया, वो बच्चे बड़े हुए, लेकिन किसी को भी पता नहीं चला कि वहाँ पर क्या हो रहा है, और ये खेल 24 साल तक लगातार चलता रहा। आज हम बात करेंगे जोसेफ फ्रिट्जिल की। To understand darkness, तो इस कहानी की शुरुआत शुरू से करते हैं। जगह थी लोअर ऑस्ट्रिया, वहाँ पे एक जगह है एप्स्टीन नाम की। वहाँ पे 1935 में एक इंसान का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है जोसेफ फ्रिट्जिल। हम इस किस्से को 3 हिस्सों में जानेंगे। पहले तो इसके बचपन की लाइफ कैसी थी, उसके बाद इसने पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब इसने शादी की और इसके बच्चे हुए, उसके बाद जो इसने क्राइम करे। तो जो जोसेफ फ्रिट्जिल हैं, उनके जो पिता थे उनका नाम था जोसेफ फ्रिट्जिल सीनियर। वो आर्मी में थे और लड़ाई लड़ रहे थे, और उसमें वर्ल्ड वॉर 2 की तैयारी चल रही थी, तो वो ज़्यादा बिजी रहते थे। लेकिन उनमें 2-3 प्रॉब्लम थी। पहली बात कि वो शादीशुदा होते हुए भी इसकी माँ को चीट करते थे, रेगुलर चीट करते थे, ऐसा फ्रिट्जिल ने ही बताया। उसके बाद वो अल्कोहलिक थे, काफ़ी अल्कोहल पीते थे, काफ़ी, मतलब उन्हें सुध-बुध नहीं होता था कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, जिसकी वजह से सारा जो भार था वो उसकी माँ पे आ गया था। उसके अलावा क्या हुआ कि जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई तो जोसेफ फ्रिट्जिल सीनियर घर छोड़कर चले जाते हैं लड़ाई लड़ने, और फिर कभी वापस नहीं आते। अब ये सिर्फ माँ के सहारे रहता है। इसकी जो माँ थी वो बहुत प्यार करती थी, लेकिन इनकी माँ की हिस्ट्री भी हमें समझनी पड़ेगी सो दैट आपको उनकी माँ के मानसिकता, उनकी मेंटलिटी का पता चले। तो जो इनकी माँ की माँ थी, यानी कि इनकी नानी, वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी। वो एक मिल ऑनर की वाइफ थी। तो मिल ऑनर ने ये सोचा कि हमारे यहाँ जो 3 काम करने वाली लेडी है उनसे एक एक बच्चा पैदा करते हैं। ये वहाँ पे उस समय, अभी भी वहाँ पे लीगल है, वहाँ पे आप कर सकते हो परमिशन लेने के बाद। तो वो परमिशन लेते हैं और फिर 3 बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें से एक इसकी माँ थी, जोसेफ फ्रिट्जिल की माँ थी। अब पता है कि वो जो स्टेप
मॉम थी वो किस तरीके से प्यार करती है, उसे बार बार ताना मिलता है और उसकी भी मेंटलिटी थोड़ी सी अलग हो जाती है। उसको ऐसा फील होने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए कह लो, क्योंकि फ्रेडजिल ये कहता है कि उसकी माँ ने उसको इसलिए पैदा करा क्योंकि वो दिखाना चाह रही थी कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है। तो फिर उसने एक लड़के से प्यार किया और वो प्रेग्नेंट हो गई शादी से पहले, और जिस बच्चे को उसने जन्म दिया उसका नाम रखा गया जोसेफ फ्रेडजिल। बचपन से माँ ने इसे बहुत प्यार दिया। उसे पता था कि उसके डैड नहीं है, तो माँ और बाप दोनों का कर्म जो है उसकी माँ अदा कर रही थी। उसकी माँ उसे अच्छा खाना देती, अच्छी तरीके से केयर करती, उसे बहुत सारा प्यार करती। लेकिन सब कुछ बदलता है। एक बार क्या होता है कि जो ऑस्ट्रिया है उस पर जो जर्मनी था उनका कब्जा हो जाता है। तो हिटलर के लोग वहाँ पर आते हैं और वो कुछ कहते हैं लोगों को कुछ करने के लिए, लेकिन इनकी जो माँ थी वो थोड़ी सी मुंहफट थी। वो उनके लोगों को, हिटलर के लोगों को मुंह पर कुछ उल्टा जवाब दे देती है, जिसके सुनने के बाद हिटलर के लोग गुस्सा हो जाते हैं। और फिर इसकी माँ को, जब वो बहुत छोटा था 4-5 साल की उम्र में ही, इसकी माँ को वो लोग कंसंट्रेशन कैंप में लेकर चले जाते हैं। अब इसे क्या बताया जाए, तो फिर इसे बताते हैं कि तुम्हारी माँ की डेथ हो गई है। अब किसी के माँ की डेथ हो गई है तो वहाँ पे उसके पास ऑप्शन नहीं था। वो कहाँ पे रह सकता था, कहाँ पे खा सकता था, कहाँ पे जी सकता था, हर चीज़ की प्रॉब्लम थी। तो फिर उसे अनाथालय भेज दिया जाता है। और फिर जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है, और हम सबको पता है कि अमेरिका ने एटम बॉम्ब यूज करा था जापान के ऊपर, जिसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो जाती है। जर्मनी और जापान एक साथ लड़ रहे थे, तो जर्मनी और जापान हार जाते हैं। और जब वो हार जाते हैं तो जितने भी लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया था उन लोगों को निकाला जाता है। इसी क्रम में उसकी माँ को भी कंसंट्रेशन कैंप से बाहर निकाला जाता है। कैंप से बाहर आने के बाद वो अपने बच्चे को ढूंढती है। ऑफ कोर्स कोई भी माँ अपने बच्चे को ढूंढेगी। तो फिर उसे पता चलता है कि वो तो अनाथालय में है, तो फिर उसे अनाथालय से वापस लाया जाता है। लेकिन उसके बाद उसकी माँ का बिहेवियर पूरी तरीके से बदल चुका था। पहले जो उसे बहुत प्यार करती थी, बहुत केयर करती थी, उसके चॉइस के खाना देना, उसके चॉइस की जगह पे घुमाना, उसकी छोटी सी प्रॉब्लम को भी ऐसे देखना कि पता नहीं क्या हो गया हो, बाद में एकदम उल्टा हो चुका था। वो इसे मारती थी और ज़मीन पे जब वो गिर जाता था तो काफ़ी टाइम तक उसे कुछ कहती ही नहीं थी। ये खुद ही होश में आता था और खड़ा होता था। ये खुद बताता है ये सारी चीज़ें कि उसकी माँ ने ऐसे बिहेव करना शुरू करा कि सही में उसने सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो अपने आप को साबित कर सके कि वो माँ बन सकती है, और फिर उसने छोड़ दिया। और जब इसकी माँ उसे काफ़ी टॉर्चर करती थी, काफ़ी पीटती थी, छोटी छोटी बातों पे मारना, खाना सही से नहीं देना, उसके चॉइसेस के खाना नहीं देना, खाने में बहुत डिले करना, ये सारी चीज़ें इससे चल रही थी। तो ये काफ़ी परेशान रहता था। और जब ये परेशान हो जाता था तो वो बाहर जाता था। और जो कपल्स होते थे ना, जो नए कपल्स या फिर जिनकी शादी हो रखी है काफ़ी टाइम पहले, जब वो अकेले कमरे में होते थे तो वो बाहर बैठकर उनकी आवाज़ें सुनता था। और उसके मन में ये सब सुनने के बाद बहुत गलत ख्वाब, बहुत गलत चीज़ें जनरेट होने लगी। उसकी थिंकिंग पूरी तरह से गलत हो जाती है। तो वो जब वो घर पे होता है या किसी लड़की को देखता है तो फिर उसे गलत फील आने लगती है, उसके बारे में गलत इंटेंशन आने लगते हैं। और जब वो घर आता है तो यही चीज़ उसके खुद की माँ के साथ भी होता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करता है। और फिर इसके बाद वो पढ़ने चला जाता है शहर में। वहाँ पर वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है। अब उस समय वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ था, तो हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रही थी, लोग कुछ ना कुछ बना रहे थे, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में बहुत सारा डीकंस्ट्रक्शन हुआ था। तो इंजीनियर की काफ़ी ज़रूरत थी मार्केट में। मतलब इंजीनियर की सैलरी भी अच्छी होती थी और उनकी रिस्पेक्ट भी। तो वो एक कंपनी में काम करना शुरू कर देता है, एक प्राइवेट कंपनी में काम करना शुरू कर देता है। उसकी सैलरी अच्छी थी तो वो एक घर भी खरीद लेता है। जब वो घर खरीद लेता है तो वो सोचता है कि उसकी माँ को बुलाए। और जब वो 21 साल का था तो 17 साल की उम्र में एक लड़की थी, नाम था रोजमेरी, उससे शादी कर लेता है। शादी करने के बाद उसी घर में शिफ्ट हो जाता है। और जब वो शादी कर लेता है तो उसकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी थी, लेकिन वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर का था। वो किसी की बात नहीं सुनता था, वो अपने शर्तों पे चलता था। प्लस में अगर उसे कोई चीज़ कहनी है तो उस बात को पत्थर की लकीर मान लेता था। मतलब उसके खिलाफ उसके फैमिली वाले, उसकी वाइफ नहीं जा सकते थे। खैर, वो फिर प्लान करता है कि अपनी माँ को भी यहाँ पे बुला लिया जाए।
और यहाँ से उसका राक्षसीपन शुरू होता है। और फिर जब वो अपनी माँ को अपने नए वाले घर में बुलाता है, उसके बाद उसे वो सारी चीज़ें याद आने लगती है। कैसे उसने उसे बचपन में मारा, पीटा, सही वक्त पे खाना नहीं दिया, उसे इतना सारा टॉर्चर किया। अब वो बदला लेना चाहता था। उसको ऐसा लगता था कि बचपन में जो कुछ भी माँ ने इसके साथ किया है उसका बदला लेने का समय आ गया है। और फिर वो ऐसा काम करता है जो शायद दुनिया में किसी बच्चे ने अपने माँ के खिलाफ नहीं की होगी। वो अपनी माँ को एक कमरे में बंद कर देता है। उसमें एक खिड़की हुआ करती थी जहाँ पे उसकी माँ रहती थी, जिससे वो बाहर देख सकती थी या फिर बाहर इंटरेक्ट कर सकती थी। वो उस खिड़की को पूरी तरह से पैक करवा देता है और उस घर को ऐसे पैक करवाता है कि बाहर आवाज़ तक न जाए। उसके अलावा वो उस गेट को, जिस गेट से उसकी माँ एंटर कर सकती थी उस रूम में, उस गेट को बाहर से लॉक कर देता है और खाना वगैरह, पानी वगैरह सब कुछ वो गेट के नीचे या फिर किसी दूसरे तरीके से देता है। वो रूम से बाहर नहीं आ सकती थी। और ऐसे ही टोटल 20 साल तक वो अपनी माँ को उस कमरे में रखा, तब तक कि वो मर न गई। किसी को नहीं पता है कि उसकी माँ की एक्चुअल डेथ क्या थी, किसी को नहीं पता। और ये कहीं पे भी किसी भी डॉक्यूमेंट में लिखी भी नहीं है। खैर, इसके बाद उसे ये चीज़ समझ आ चुका था कि वो किसी को भी एक कमरे में बंद कर कई सालों तक रख सकता है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हालांकि जब घर के आसपास वालों ने उसकी माँ के बारे में पूछा था तो उन्होंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि उसकी माँ तो मर गई, और लोगों ने भरोसा भी कर लिया। और 20 साल बाद जब वो मरी रियल में, तो उसने ऐसे गायब कर दिया उसे कि किसी को पता ही नहीं चला कि यहाँ पे किसी की डेथ भी हुई है। तो उसे इस बात का भरोसा हो चुका था, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ चुका था कि ये करना काफ़ी ईजी है। खैर, साथ साथ उसका काम और उसकी जो गृहस्थी वाली लाइफ थी वो चल रही थी। और उसके 7 बच्चे होते हैं, 4 बेटी और 3 बेटे, जिसमें से एक बेटी का नाम था एलिजाबेथ, जिसका जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1966। जब वो पैदा हुई और थोड़ी सी बड़ी हुई, उसके बाद से ही जो फ्रिटजिल था वो उसे अलग तरीके से बिहेव करता था और वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। लेकिन उसके जन्म के 1 साल बाद ही फ्रिटजिल ने एक कांड किया, बल्कि पहला ऐसा कांड किया जिसमें उसे सज़ा मिली। वो एक नर्स के घर जाता है। उसका पति बाहर रहता है। उस नर्स का जो पति है वो बाहर किसी काम से होता है। वो नर्स को चाकू दिखाता है, उसके गले पे चाकू रखता है और उसे कहता है कि अगर तुम चिल्लाओगे तो मैं गला रेत कर मार डालूंगा। और फिर उसके साथ वो रेप करता है, उसे फिजिकली अब्यूज करता है। लेकिन ये बात छुपने वाली थी नहीं। ये जब वहाँ से वापस आ जाता है तो नर्स पुलिस को कंप्लेंट कर देती है। पुलिस आते हैं और इसे लेकर चले जाते हैं, इसे गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर इनका मुकदमा चलता है, फिर जिसमें क्लियर हो जाता है कि हाँ, इसने रेप किया है। और फिर उसे 18 महीने की सज़ा सुना दी जाती है, जिसमें से वो 1 साल जेल में रहता है। और फिर अच्छी आदतों की वजह से या 2-3 रीजन की वजह से उसे जेल से छोड़ दिया जाता है और वो जेल से बाहर आ जाता है। उसके बाद उसने 2-3 क्राइम करने की कोशिश की या फिर की, लेकिन उसके सबूत नहीं मिले, जिसके वजह से वो जेल नहीं जाता है। जिसमें से एक क्राइम था, एक मर्डर थी जिसमें उसने एक मेयर का मर्डर कर दिया था। दूसरा था कि एक औरत जिसका इसने रेप कर लिया था और फिर उसे मार डाला था। तीसरी एक और केस थी जिसमें ये पब्लिक प्लेसेस पे, जहाँ पे तुम कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते हो, लाइक कुछ अपने बॉडी पार्ट को दिखाना, ये काम वो करता था। लेकिन इसके कोई प्रॉपर प्रूफ मिले नहीं, जिसकी वजह से इसे कोई सज़ा नहीं मिली। मतलब वो छोटे मोटे क्राइम कर रहा था, पकड़ में नहीं आ रहा था या आरोप साबित नहीं हो रहे थे। साथ साथ इसके जो बच्चे थे वो बड़े हो रहे थे। एलिजाबेथ भी बड़ी हो रही थी। जब एलिजाबेथ 11 साल की हुई तो एक दिन इसके जो जितने फैमिली मेम्बर थे वो गए हुए थे इटली छुट्टी मनाने के लिए, और घर पे एलिजाबेथ अकेली थी। उस समय शायद उसकी माँ भी जिंदा थी, लेकिन क्योंकि वो कैद में थी इसलिए उसे आप नेग्लिजिबल मान सकते हो। घर में सिर्फ 2 लोग थे, फ्रिटजिल और एलिजाबेथ। घर वाले सारे छुट्टी मनाने के लिए गए हुए थे और उस दिन जोसेफ फ्रिटजिल पहली बार अपनी बेटी के साथ रेप करता है और फिर उसे डराता है कि वो किसी को ना बताए। और उसके घर में, क्योंकि वो हिटलर को मानने वाला इंसान था, वो खुद भी कहता था
कि हिटलर ने उसे काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है, तो घर में उसके खिलाफ बात करना बहुत मुश्किल चीज़ थी, तो वो चुप रहती है। लेकिन जब धीरे धीरे वो बड़ी होती है और 17 साल की होती है, तो किसी होटल में वो एक वेट्रेस का जॉब करना शुरू करती है। तो वहाँ पे उसके कुछ दोस्त भी बनते हैं। तो अपने दोस्त को जो वहाँ पे थे होटल में, उनको बताती है कि उसके साथ ऐसा होता है, क्योंकि उसके बाद एक बार रुका नहीं होगा, मल्टीपल टाइम हो रहा था। तो फिर उसके जो दोस्त थे वो कहते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, और उसे सलाह देते हैं कि तुम घर छोड़कर भाग जाओ। और वो घर छोड़ के वियना भाग जाती है। लेकिन फिर जोसेफ फ्रिट्जिल कंप्लेन कर देता है पुलिस में। पुलिस उसे ढूंढना शुरू करती है और सिर्फ 3 हफ्ते के बाद उस लड़की को, एलिजाबेथ को, ढूंढकर ले आती है। अब क्योंकि इसकी एज 17 साल थी, मतलब 18 साल से कम, तो इसे ज़बरदस्ती उसे फैमिली के साथ ही रख देते हैं। अब 18वें साल में जाने वाली थी, 18 साल की होने वाली थी। इधर क्या होता है कि 1980 के अराउंड उसकी माँ की डेथ हो जाती है, तो जो उसका रूम था वो खाली हो जाता है। तो वो सोचता है कि क्यों ना जो नीचे की स्पेस है, जो तहखाना है, उसको बड़ा किया जाए, जो अंडरग्राउंड स्पेस है। उस समय क्योंकि न्यूक्लियर वॉर हुई थी हाल फिलहाल में, तो लोग परमिशन लेके अपना एक पर्सनल घर के नीचे बंकर बना सकते थे। उसे ये आइडिया अच्छा लगता है। वो अथॉरिटीज़ के पास जाता है और उनसे परमिशन लेता है, तो मुझे नीचे एक बंकर बनाना है, उसके लिए परमिशन चाहिए। फिर जो लोग हैं वो आते हैं वहाँ से और एक मैप अप्रूव करते हैं कि तुम इस साइज की जो बंकर है वो बना सकते हो। लेकिन उसके मन में तो पाप था। जब अथॉरिटीज़ वाले चले जाते हैं तो इसने गैर कानूनी तरीके से वो जो नीचे का एरिया था उसे बड़ा करना शुरू करता है, और फिर वहाँ पे एक छोटा सा हॉल, एक वॉशरूम और कुछ चीज़ें बनाता है ताकि किसी को वहाँ पे रखा भी जा सके। और ये सब कुछ ये 1980 से 1984 तक करता है। और 1984 में एलिजाबेथ 18 साल की हो चुकी थी। एक दिन जोसेफ फ्रिट्जिल अपनी बेटी को ये कहता है कि मुझे नीचे एक दरवाज़ा लगाना है, तुम चल के हेल्प कर दो। तो उसकी बेटी हेल्प करने के लिए नीचे जाती है। जब वो हेल्प कर ही रही होती है तभी जोसेफ फ्रिट्जिल उसे धक्का दे देता है, और जब वो गिरती है तो जोसेफ फ्रिट्जिल उसके मुंह में ईथर से भिंगा हुआ कपड़ा डाल देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसके हाथ बढ़े हुए हैं ऊपर, और फिर उसके गले में कुत्ते को बांधने वाली पट्टी डली हुई है। वो बिल्कुल भी 1 इंच भी मूव नहीं कर सकती थी, ऐसे टाइटली बांधा गया था उसे। वो बहुत कोशिश करती है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती। फिर वहाँ पे जोसेफ फ्रिट्जिल आता है। जब उससे रिक्वेस्ट करती है खोलने के लिए, तो आने वाले टाइम में 2-4 दिनों बाद उसे कुछ इंच हिलने की इजाज़त दे देता है। उसने ऐसा हाल कर रखा था कि जब वो अंदर जाती थी तो जो कुत्ते वाली पट्टी थी वो बाहर रखनी पड़ती थी ताकि उसे वो खींच सके ज़रूरत पड़ने पे। वो उसे शायद दरवाज़ा भी बंद करने नहीं देता था। लेकिन तभी एक प्रॉब्लम हो जाती है। जब उसकी माँ को पता चलता है कि उसकी बेटी नहीं मिल रही है, कहीं गायब हो गई है, तो उसकी माँ जाकर पुलिस में कंप्लेन कर देती है। जब उसकी माँ कंप्लेन करती है तो पुलिस वाले एक्टिव हो जाते हैं, उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, हर जगह ढूंढ रहे थे। अब ये बात जोसेफ फ्रिट्जिल को पच नहीं रही थी। उसे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन पुलिस हमारे घर तक आ धमके, क्योंकि वो उसी घर के तहखाने में बंद थे। तो इसने एक प्लान बनाया, एक मास्टर प्लान बनाया। वो एक दिन पुलिस स्टेशन पहुंचता है। उसके हाथ में एक लेटर होता है और वो पुलिस को दे देता है। उस लेटर में ये लिखा होता है कि मैं खुद की मर्जी से यहाँ पर भाग चुकी हूँ दूसरे शहर में। वो शहर का नाम नहीं बताती, और ये उसे बताती है कि अगर आप लोगों ने मुझे ढूंढने की कोशिश की या फिर मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं ये देश छोड़कर ही भाग जाऊंगी और आप लोग कभी नहीं ढूंढ पाओगे। मैं यहाँ पे मस्त हूँ, खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लीज़ मुझे मत ढूंढना। जब ये लेटर पुलिस को मिलती है तो वो थोड़ा सा परेशानी कम हो जाती है उनकी, क्योंकि उन्हें जो ये लग रहा था कि किडनैप हो गई, किसी ने मार दिया, ये सारा संशय ख़त्म हो जाता है। और फिर ये बताता है कि वो एक कल्ट में, जो जोसेफ फ्रिट्जिल है वो बताता है कि वो एक कल्ट में चली गई है, उसे फॉलो करती है और वहीं पे रह रही है। तो चीज़ें शांत हो जाती है। फिर अब वो क्या करता था जोसेफ फ्रिट्जिल कि रहता तो ऊपर था
लेकिन सुबह ये कहकर अपने घर वालों को कि नीचे जो है वहाँ पे मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और नीचे जाना अलाउ नहीं है, किसी को भी अलाउ नहीं, मतलब कॉफ़ी भी उसकी वाइफ लेकर नीचे नहीं जा सकती थी। पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड एरिया। और वैसे भी ये रिस्ट्रिक्टेड क्यों ना हो, क्योंकि वहाँ पे घुसने के लिए टोटल 8 दरवाजे क्रॉस करने पड़ते थे। एक दरवाज़ा 500 केजी का भी था। कुछ दरवाजे ऐसे थे जहाँ पे कोड डालने पड़ते थे तभी जाके वो गेट खुलता था। जब इतनी रिस्ट्रिक्शन होगी तो कोई वैसे भी नहीं जा सकता था। उसने उस एरिया को साउंड प्रूफ भी बनाया था कि गलती से कोई आवाज़ भी बाहर ना आ जाए। उसने एलिजाबेथ को ये बताया था कि अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो जितने भी गेट हैं या फिर जितने भी एरियाज हैं उसमें करंट आ जाएंगे और तुम मारे जाओगे। उसके अलावा मैंने यहाँ पे गैस फिट कर रखे हैं कि अगर तुम भागने की कोशिश करते हो तो फिर गैस लीक होगी और तुम यहीं उस गैस की वजह से मर जाओगे। तो एलिजाबेथ ने वहाँ से निकलने का, वहाँ से भागने का प्लान तो कैंसिल ही कर दिया था, उसके बारे में सोच भी नहीं रही थी। जोसेफ फ्रिट्जिल वहाँ पे पहले तो हफ्ते में 2-3 दिन, उसके बाद फिर रेगुलर आना शुरू कर देता है। वो बाहर से खाना लाकर फ्रिज में रख देता है, ब्रेड वगैरह, और एक दिन खाना लाने के बाद उसे 2-3 दिनों तक खाना पड़ता है। उसे न धूप मिल रही थी न कोई बात करने को मिल रहा था। इंटरटेनमेंट के नाम पे वहाँ पे एक रेडियो और एक टीवी लगा दी गई थी ताकि वो वहाँ पे खुद को इंटरटेन कर सके। ये सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन एक दिन वो होता है जो शायद मानव इतिहास के ह्यूमैनिटी को तार तार कर देने वाली, बाप बेटी को रिश्ते को ख़त्म कर देने वाली घटना थी। जोसेफ फ्रिट्जिल बंकर में घुसता है। जब एलिजाबेथ उसे देखती है तो वो समझ जाती है कि इसके इरादे नेक नहीं हैं। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पे न वो भाग सकती थी न खुद को उस दुष्ट से बचा सकती थी। वो इंसान उसके करीब आता है और फिर उसका यौन उत्पीड़न करता है, उसके साथ ब्रूटली सेक्स करता है, उसका रेप करता है। लेकिन जोसेफ फ्रिट्जिल को बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके इस गलती की वजह से एक कौन सी बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। एलिजाबेथ प्रेग्नेंट हो जाती है और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर फ्रिट्जिल डर जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता होता, समझ नहीं आ रहा होता है कि वो इस चीज़ से कैसे डील करे। अब जब प्रेग्नेंट हो चुकी थी तो उसके पास एक ही ऑप्शन था कि जब प्रॉब्लम बढ़ेगी तो उसे उस बंकर से बाहर निकालना पड़ेगा, उसे आज़ाद करना पड़ेगा, या फिर दूसरा ऑप्शन कि वो बच्चे को वहीं पे पैदा करे। उसने दूसरा ऑप्शन चुना। वो बाहर जाता है, कुछ बुक्स, कुछ मैगजीन्स, कुछ डीवीडीज लेकर आता है जिससे ये सीखा जा सके कि बच्चे को पैदा कैसे करते हैं। वो कुछ मेडिसिन और भी जितने भी सारे ऑपरेटिव डिवाइस हैं जिससे ऑपरेशन किया जा सकता है, वो सारी इक्विपमेंट लेकर नीचे आ जाता है। अब वो तैयार था उस बच्चे को पैदा करने के लिए, लेकिन एलिजाबेथ का मिस कैरेज हो जाता है। लेकिन उस सिचुएशन के लिए भी फ्रिट्जिल तैयार नहीं था और वो उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं जाता। वो हर हालत में वहीं पे इलाज करता है। बहुत सारी मुश्किलें आती है, उसके जान जाने का भी खतरा होता है कि एलिजाबेथ की जान चली जाए, लेकिन फिर भी वहीं पे ऑपरेट करता है। कुछ इलाज करने के बाद वो धीरे धीरे सही होने लगती है। लेकिन फ्रिट्जिल फिजिकल एब्यूज को नहीं रोक पा रहा था। वो उसके साथ बार बार रेप करता था, जिसकी वजह से वो दोबारा प्रेग्नेंट होती है। और पहला जो बच्चा जो मिसकैरेज हुआ था वो हुआ था 1986 में। फिर 1988 में वो दोबारा प्रेग्नेंट होती है और एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम रखा जाता है क्रिस्टीन। लेकिन एक बच्चे को धूप चाहिए, एक अच्छी हवा चाहिए और खाने में अच्छी खासी चीज़ें चाहिए जिसकी वजह से उसकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, और इन सब चीज़ों के लिए उसे बाहर लेकर जाना पड़ सकता था। लेकिन जोसेफ फ्रिट्जिल ने अपने और एलिजाबेथ की बेटी को वहीं पे उसी बंकर में बिना सनलाइट के, बिना स्वच्छ हवा के, बिना सही खाने के वहीं पे रखना डिसाइड किया। इतना ही नहीं, जब क्रिस्टीन पैदा हुई तो जोसेफ फ्रिट्जिल 10 दिनों तक उसे देखने तक नहीं आया। वो पूरी तरह से अकेले थी, लेकिन ये उसके लिए अच्छा था, क्योंकि अगर
जोसेफ फिट्जल आता तो उस कंडीशन में भी उसका रेप करता, उसके साथ गलत करता। तो ये रहना, अकेले रहना उसके लिए अच्छा था कि उसने बच्चे पे ध्यान दिया और क्रिस्टीन ठीक रही और धीरे धीरे वो इस एटमॉस्फेयर में ढल गई। और जब एलिजाबेथ की हालत थोड़ी सी अच्छी हुई उसके बाद क्रिस्टीन ने फिर से उसे प्रेग्नेंट कर दिया और फिर 1 फरवरी 1990 को एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है स्टीफन। अब जब वो 2 बच्चे हो गए तो वहाँ पे स्पेस की कमी होने लगी थी। अब जोसेफ को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो उस चीज़ को रोकना नहीं चाह रहा था। वो उसे बार बार चाह रहा था कि उसके साथ बच्चे पैदा करे, लेकिन रहने के लिए स्पेस नहीं थी। तो फिर जोसेफ फिट्जल ने ये प्लान किया कि वो जो नीचे का बंकर का एरिया है उसे बड़ा करेगा। अब बड़ा करने के लिए वो मजदूर लेकर नहीं आ सकता था, मशीन्स लेकर नहीं आ सकता था। तो उसने उस काम के लिए अपनी बेटी और बच्चे को लगा दिया और उसे बता दिया कि 35 स्क्वायर मीटर से इसे बड़ा करके 55 स्क्वायर मीटर करना है। और फिर उसके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट थमा दी जिससे मिट्टी को खोदा जा सकता है। अब सारे लोग काम में लग चुके थे, लेकिन जोसेफ फिट्जल उस एरिया का बड़ा होने का इंतजार नहीं करता और फिर एलिजाबेथ को चौथी बार प्रेग्नेंट करता है। और फिर 19 अगस्त 1992 को एक बच्ची का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है लीजा। लेकिन 2 बच्चे वहाँ पे पहले से थे, तीसरे बच्चे के लिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं थी और जो खुदाई का काम चल रहा था वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था। अब इसके साथ प्रॉब्लम हो जाती है कि उस बच्चे को क्या करे, उस बच्चे के साथ क्या करे, उसके रहने का स्पेस कहाँ से लाए। और नीचे खाना पीना रहना हर चीज़ में प्रॉब्लम बढ़ चुकी थी। तो फिर इसने एक मास्टर प्लान बनाया। जब लीजा 10 महीने की हुई तो फिट्जल उसे लेकर ऊपर आ जाता है और अपने घर के बाहर एक टोकरी में रख देता है। जब जोसेफ फिट्जल की वाइफ रोजमेरी बाहर निकलती है तो देखती है कि एक बच्ची है जो कि टोकरी में पड़ी है और वो रो रही है। जब उस टोकरी को लेकर अंदर आती है तो वो देखती है कि उसके साथ एक लेटर भी है। उस लेटर को निकालती है और पढ़ना शुरू करती है। जब वो पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि मेरा नाम एलिजाबेथ है और मैं कहीं और रह रही हूँ, लेकिन मैं इस बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस बच्चे का पालन पोषण करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसे ऐसी शिक्षा मिले, अच्छा खाना मिले और ये सब कुछ करने में मैं इनकैपेबल हूँ। तो दुनिया की कोई भी माँ अपनी बेटी के इस लेटर को तो वैसे डिस्कार्ड नहीं करेगी, तो उस बच्चे को रख लेती है। और जो ऊपर जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे आते हैं, वो उस रोजमेरी को माँ कह के बुलाना शुरू कर देते हैं। और थोड़े टाइम बाद जब उसे पता चलता है कि जब जोसेफ को ऐसा लगता है कि ये आगे चलकर हमारे लिए इशू हो सकता है, तो फिर उसे ऑफिशियली गोद ले लेता है, जिसके बाद कम से कम इसे किसी को जवाबदेही देने के लिए या फिर किसी भी पेपर वर्क के लिए एलिजाबेथ की हेल्प ना लेनी पड़े। लेकिन चीज़ें इतने पे रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि जब वहाँ पे आप बच्चे को अडॉप्ट करते हो तो जो सरकारी ऑफिसर्स हैं वो भी आपके बच्चे से मिलने आएंगे, उसे देखने आएंगे कि आप इसे सही से पालन पोषण कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो ऑफिसर बार बार आते हैं, लेकिन जोसेफ फिट्जल की टेक्नोलॉजी और जो इंजीनियरिंग थी इतनी कमाल की थी कि किसी को शक भी नहीं होता कि नीचे कोई रह रहा है। उसके अलावा वहाँ पे रेंटर रहते थे, जो रेंट पे रहते थे उसके यहाँ, वो भी कई बार फिट्जल को कहते थे कि नीचे से कुछ आवाज़ें आती है वगैरह वगैरह, लेकिन जोसेफ फिट्जल यह कहकर टाल देता था कि ये तो पाइप की आवाज़ है, ये तो पानी की आवाज़ है, और लोगों को शक नहीं होता था क्योंकि वो आवाज़ उतनी थी नहीं कि जिस पे शक किया जा सके। अब फिर जोसेफ फिट्जल एक बच्चे को बाहर लेकर आ चुका था, तो उसे वो स्पेस मिल चुका था कि वो फिर से उसे प्रेग्नेंट करे और बच्चा पैदा करे। और फिर एलिजाबेथ को 5वीं बार प्रेग्नेंट करता है और 26 फरवरी 1994 को चौथे बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है मोनिका। लेकिन मोनिका के लिए भी वही प्रॉब्लम होने वाली थी कि जगह नहीं था, खाना पीना हर चीज़ में प्रॉब्लम होने वाली थी। तो फिर जोसेफ फिट्जल उसे भी एक दिन बाहर लेकर आ जाता है जब वो 10 महीने की होती है, और इस बार कोई लेटर नहीं होता, बस घर के बाहर एक टोकरी में मोनिका मिलती है। इस बार जब वो घर में लेकर आती है, रोजमेरी जब लेकर आती है, तो लेटर तो नहीं होता, लेकिन एक कॉल आता है।
जब कॉल रिसीव किया जाता है तो सामने एलिजाबेथ की आवाज़ थी, जिसमें वो कहती है कि ये जो बच्ची है ये अब खाना खाने लगी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरी बच्ची है लेकिन मैं इसका पालन पोषण करने में असमर्थ हूँ। तो उसकी माँ फिर से मान जाती है और बच्चे को रख लेती है और उसे ऑफिशियली गोद ले लिया जाता है। फिर इसके बाद भी जोसेफ फिट्जल नहीं रुकता, लेकिन उसके सामने एक ऐसी प्रॉब्लम आने वाली थी जो कि उसे भी नहीं पता था। अब वो 6ठी बार उसे प्रेग्नेंट करता है और एलिजाबेथ 5वें बच्चे को जन्म देती है, लेकिन इस बार बच्चा जुड़वा था, माइकल और अलेक्जेंडर। अब दोनों बच्चे को केयर करना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि ये बात जोसेफ फिट्जल को भी नहीं पता था, उसे अंदाज़ा भी नहीं था उसके साथ ये होने वाला है। और फिर जन्म के सिर्फ 3 दिन के अंदर माइकल मर जाता है। और जब माइकल मर जाता है तो जोसेफ फिट्जल के सामने वो प्रॉब्लम आ जाती है जिसके बारे में वो सपने में भी नहीं सोचा था। एक मरा हुआ बच्चा वहाँ पे पड़ा हुआ है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फिर उसने ऐसे काम करे जिसे सुनने के बाद इंसान को इंसानियत से भरोसा उठ जाए। वो उस बच्चे को लेकर चुपके से ऊपर आता है और फिर आप हीटर समझ सकते हो, वहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट होती है जिसके अंदर कोई चीज़ गर्म करते हैं। उसने उसकी हीट बढ़ाकर उस बच्चे को जला देता है और जब बच्चा जल के साइज में बहुत कम हो जाता है तो फिर उसे पॉलीथीन में किसी एक पैकेट में पैक करके अपने ग्राउंड में ले जाकर मिट्टी के नीचे दबा देता है। और फिर वहाँ रह जाता है अलेक्जेंडर, लेकिन जो एरिया था अभी तक बड़ा नहीं हो पाया था, इसलिए वो अलेक्जेंडर को 15 महीने बाद ऊपर लेकर आ जाता है। और तरीका वही सेम ओल्ड पैटर्न, वही माइंडसेट कि वो उसकी बेटी है और उसे रखने में वो कैपेबल नहीं है, इसलिए उस बच्चे की देख रेख करो। लेकिन अब उसकी जो वाइफ थी रोजमेरी, वो थोड़ा बहुत सवाल पूछना शुरू करते हैं। अब वो बाकी बच्चों को, मतलब उसे शक था कि आगे बच्चे भी ना आ जाए, वो रखना नहीं चाहती थी, इसलिए अपने पति पे वो प्रेशर बना रही थी। अपने पति से वो कहती थी कि इसका पता करो कि वो कहाँ रह रही है, उसे लेकर आओ, उसके बच्चे को मैं क्यों पालूं। और 3 बच्चे हो चुके हैं, अभी तक 3 बच्चे ऊपर रह रहे थे, 2 बच्चे नीचे रह रहे थे। तो उसको लग चुका था कि अब अगर मेरी वाइफ को बच्चे दिए जाएंगे तो वो नहीं रखेगी, या फिर अगर रखेगी तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, वो शायद पुलिस के पास चली जाए, कुछ भी हो सकता है। तो फिर वो सोचता है कि नहीं, अब जो भी बच्चे होंगे उसे नीचे ही रखना है। और फिर वो बच्चे से और अपनी बेटी से ज़बरदस्ती काम करवा के उस एरिया को बड़ा कर लेता है ताकि वहाँ पे नेक्स्ट बच्चे को रखा जा सके। और फिर 16 दिसंबर 2002 को फेलिक्स का जन्म होता है। और जब फेलिक्स का जन्म होता है तो उसे पता था कि वो उसे ऊपर लेकर नहीं आ सकता, तो उसे नीचे ही रखना शुरू कर देता है। अब नीचे भी 3 बच्चे हो चुके थे, मतलब टोटल 6 बच्चे थे, जिसमें से 3 बच्चे ऊपर रह रहे थे, 3 बच्चे नीचे। ऊपर वाले को बहुत अच्छी लाइफ मिल रही थी, वो बाहर फुटबॉल खेला करते थे, और नीचे वाले के लिए सही से घूमने के लिए भी जगह नहीं थी। लेकिन इसके बाद जोसेफ फिट्जल बच्चा पैदा करना बंद कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि अब मेरे पास रखने की जगह नहीं है, ऊपर भी नहीं रख सकते क्योंकि रोजमेरी मना करेगी, और नीचे भी स्पेस नहीं है। तो उसके बाद वो रुक जाता है। लेकिन यौन उत्पीड़न कभी नहीं रुकता। ऐसा कहा गया कि उस टाइम इंटरवल में कम से कम 3000 बार उसका रेप हुआ था। और फिर फेलिक्स के जन्म होने के 6 साल बाद तक चीज़ें नॉर्मली चलती है। उसके बाद वो बच्चे पैदा नहीं करता, और लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उसके साथ जो गलत हो रहा था वो रुक जाता है, वो कंटिन्यूअसली हो ही रहा था। एलिजाबेथ के साथ हर दिन गलत हो ही रहा था। लेकिन 2008 में कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदलने वाला है। 19 अप्रैल 2008, जो उसकी बड़ी बेटी थी क्रिस्टिन, उसका तबीयत खराब हो चुका था। खराब इतना कि नीचे किसी भी तरीके से मैनेज नहीं हो पा रहा था। उसके किडनी खराब हो गए थे, अब किडनी का इलाज नीचे करना पॉसिबल नहीं था। तो एलिजाबेथ हाथ पैर जोड़ती है कि प्लीज़ इसे बाहर जाने दो, इसे इलाज करवा दो। तो फिर जोसेफ मान जाता है और फिर उसे कहता है कि ठीक है, तुम हेल्प करो, इसे किसी तरीके से उठाकर ऊपर लेकर चलते हैं। और फिर दोनों मिलकर ऊपर लेकर जाते हैं। उस दिन पहली बार एलिजाबेथ ने
टोटल 24 साल के बाद रोशनी देखी थी और क्रिस्टीन ने लाइफ में पहली बार बाहर की रोशनी देखी थी, बाहर की हवा को महसूस किया था। और फिर जब वो ऊपर आती है तो अपने गाड़ी में उसको बिठाता है, अपने बेटी को, और उसे कहता है, एलिजाबेथ को कहता है कि तुम तुरंत नीचे जाओ, और फिर उसे नीचे भेजता है, खुद साथ जाता है और उसे लॉक कर देता है और अपनी बेटी को लेकर वो हॉस्पिटल पहुंचता है। जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर को थोड़ा सा शक होता है कि वो बात करने में सही नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे बात करने के लिए नीचे कोई था नहीं, तो उसकी बातों में लड़खड़ाहट थी। वो फ्रैंकली बात नहीं कर पा रही थी, वो बात करने में हिचकिचा रही थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि उसके चलने का स्टाइल बहुत अलग था। अब क्योंकि जो वहाँ का छत था, जो बंकर का छत था, वो काफ़ी नीचे था, तो वो वहाँ पर झुक के चलती थी, जिसकी वजह से उसके चलने का स्टाइल ही बदल चुका था। तो डॉक्टर पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस आती है, पुलिस पूछताछ करती है, तो फिर वो बताता है फ्रिजिल कि वो तो किसी कल्ट में है और उसे एक नोट मिली है। बेसिकली जब वो बाहर लेकर आया था और हॉस्पिटल के लिए निकलने वाला था, तो फ्रिजिल ने एलिजाबेथ को बोलकर एक नोट लिखवा लिया था, जिसमें ये लिखा था कि प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लो, इसे बहुत प्रॉब्लम है, इसका इलाज बहुत ज़रूरी है और मैं इनकैपेबल हूँ इलाज करने में। मतलब उसी तरीके के नोट वो बार बार छाप दिया करता था, उससे लिखवा लिया करता था। तो जब वो नोट डॉक्टर पढ़ते हैं तो उनको चाहिए होता है कि चलो इलाज तो कर ले, लेकिन मुझे इसकी पास्ट हिस्ट्री जाननी है कि पहले इसके साथ क्या क्या हुआ है, और इसके लिए इसको माँ को बुलाना बहुत ज़रूरी है। अब इससे जब पूछते हैं फ्रिजिल से, वो कहता है मेरी तो बात ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है। तो फिर वो पता लगाना शुरू करते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। फिर पुलिस और डॉक्टर मिलके एक न्यूज़ बनाते हैं, एक बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, ताकि उसे ब्रॉडकास्ट किया जा सके नेशनल टीवी पे। अगर कहीं उसकी माँ देख रही होगी तो आ जाएगी इसके लिए। तो फिर उसे बनाकर और ब्रॉडकास्ट किया जाता है कि जो क्रिस्टीन है उसकी माँ जहाँ भी हो, आप यहाँ पे आओ, क्योंकि आपकी ज़रूरत है, मुझे मेडिकल हिस्ट्री जाननी है और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिसके बाद ही हम इसका इलाज कर सकते हैं। तो अब वो जो टीवी पे जो न्यूज़ चल रहा था, उसे एलिजाबेथ ने नीचे देखा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो चाह के भी बाहर आ नहीं सकती थी, तो वो आई नहीं। फिर इसके बाद जो पुलिस है वो और ढूंढना शुरू करती है, और जिस कल्ट की बात फ्रिजिल कर रहा था, जिस एरिया में उस कल्ट की होने की बात कही गई थी, पुलिस वाले वहाँ पे कॉल करते हैं, उससे पूछते हैं कि यहाँ पे कल्ट है। तो वहाँ पे लोग बताते हैं कि यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है वगैरह, मतलब पूरी तरह से नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। तो इधर फ्रिजिल भी परेशान कि नहीं यार, अगर ऐसा हो जाएगा कि पुलिस ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी तो मैं दिक्कत में पड़ सकता हूँ। तो फिर वो वापस जाता है और एलिजाबेथ को बताता है कि तुम चलो साथ में, और तुम कहना कि मैं किसी जगह थी, छुपी हुई थी और मैं बाहर आ गई हूँ। और फिर उससे वादा भी करवाता है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर तुम लोग नीचे आओगे। तो ऑफ कोर्स एलिजाबेथ को तो जाना ही था, वो तुरंत तैयार हो जाती है और हॉस्पिटल जाती है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहाँ पे पुलिस वाले और डॉक्टर, सबसे पहले तो डॉक्टर उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं, मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानना शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल नहीं रहा था, क्योंकि इतने दिन तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, किसी को कुछ नहीं पता है। और ये बच्चे इतने बड़े हुए हैं, 19 साल की हो चुकी थी क्रिस्टीन, और जब 19 साल तक आपको ये नहीं पता कि इसको किस चीज़ की कमी है। और फिर जब चेकअप होता है तो ये भी दिखता है कि विटामिन डी, मतलब एक ऐसी बच्ची है जिसे आज तक धूप ही नहीं मिली। तो पूछती है कि मतलब डॉक्टर पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इस बच्चे के अंदर बच्चे को धूप ही नहीं मिली, कहाँ हो तुम, कहाँ रह रहे हो, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। तो उसका सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे नहीं पाती है एलिजाबेथ। तो डॉक्टर और पुलिस दोनों को थोड़ा थोड़ा अजीब तो लगता है, थोड़ा थोड़ा शक तो होता है। फिर पुलिस वाले इसको लेकर जाते हैं अकेले में और फिर उससे कुछ पूछते हैं, लेकिन वो वही कल्ट वो वही बात कर रही होती है। फिर पुलिस वाले उसे धमकाते हैं ये कहकर कि आपको पता है कि जो आप कर रहे हो या फिर जो आपने किया है, बच्चे को यहाँ भेज देना, लेटर्स लिखना, उसके अलावा हम लोग न्यूज़ ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, आप आए नहीं रहो, आपके जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो आपके ऊपर भी उल्टा एक्शन हो सकता है, सही तरीके से पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें झूठ बोलने के लिए। एलिजाबेथ डर जाती है। फिर पुलिस वाले को उसके बाप पर, मतलब जोसेफ फ्रिजिल पे भी शक था, तो बताता है कि मैं कुछ भी
जोसेफ फिट्जजेरल्ड को नहीं बताऊंगा, बस तुम सच सच मुझे बता दो। जब उससे ये वादा किया जाता है तो फिर एलिजाबेथ टूट जाती है और वो सब कुछ बता देती है। जैसे ही बताती है वैसे ही उसके बाप को गिरफ्तार कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे दूर रखा जाता है। किसी भी तरीके से ऐसा नहीं होता कि एलिजाबेथ का कांटेक्ट या फिर एलिजाबेथ को आमने सामने लाया जाए, किसी भी तरीके से, नॉट इवन इन कोर्ट, फिट्जजेरल्ड के सामने। इधर क्रिस्टिन का इलाज शुरू हो जाता है, वो रिकवर करना शुरू कर चुकी होती है, तो उधर पुलिस कंप्लेंट दर्ज करती है और लीगल एक्टिविटी शुरू होती है। सबसे पहले तो जो जोसेफ फिट्जजेरल्ड था वो डिनाई करता है सारे चार्जेस को कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, जो कुछ भी मैंने किया वो अपने उसके अच्छाई के लिए किया। वो शराब पीने लगी थी, वो गलत संगत में थी, वो जॉब नहीं करना चाहती थी, वो बहुत इतनी गलत संगत में थी कि इसके साथ ज़िंदगी भर बुरा हो सकता था। मैंने उस गलत संगत से बचाने के लिए इसे अंदर कैद किया, लेकिन सच्चाई तो सबको पता थी। तो पुलिस कंप्लेन को आगे बढ़ाती है और ये पहुंचता है कोर्ट में। कोर्ट में जब वो पहली बार गया था तो अपने मुंह को ढक के जा रहा था वो, ताकि कोई देखे ना। उधर जब केस चल रहा होता है तो फिर एलिजाबेथ को उसके सामने जाना नहीं था, अपने बाप के सामने, तो फिर वो 11 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वो सब कुछ बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। तो जिसके बिहाफ पे उसकी सजा होनी थी, उसमें वो कई सारी ऐसी चीज़ बताती है जिसको देखने के बाद जो जज उसे देख रहे थे उसे कंप्लीटली नहीं देख पाते। 2 घंटे से ज़्यादा कोई जज देख ही नहीं पाता था, वो उठकर बाहर आता था। फिर जो दूसरे जज थे वो जाकर देखते थे। एक टीम बनाई गई ताकि उस वीडियो को पूरा देखा जा सके। उस वीडियो को देखने के बाद हर कोई सिर्फ इमोशनल हो सकता था। उसमें उसने बताया था एलिजाबेथ ने कि कैसे जब उसे कैद किया गया तो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी हिलने नहीं दिया जाता था। 9 महीने तक उसे बस कुछ इंच हिलने दिया जाता था, बिल्कुल भी नहीं, कोई मूवमेंट नहीं कर सकती थी। उसके अलावा उसने ये भी बताया कि वो बाहर से सीडी लेकर आता था और वो सीडी होती थी पॉर्न की, और उस सीडी को उसे वहाँ पे चलाता था और उसे दिखाता था, एलिजाबेथ से इनएक्ट करवाता था, वो भी उसके अपने बच्चों के सामने। उसने ये भी बताया कि एक बार वो 3 हफ्ते के लिए थाईलैंड चला गया था मस्ती करने के लिए। वो वहाँ पे कुछ पिक्चर्स पोस्ट कर रहा था, किसी लड़कियों के साथ घूम रहा था, उनके साथ पार्टी कर रहा था और अपनी बेटी को वहाँ पे कैद करके रखा था। और पूरे 3 वीक तक वो उससे मिलने तो आया नहीं, प्लस खाना भी ऐसा था जिसको खाने के बाद एक नॉर्मल इंसान भी बीमार हो सकता है। क्योंकि जब पुलिस वहाँ पर गई थी, जब उनको पता चला उस बंकर के बारे में, उस एरिया के बारे में, जब वहाँ पे गई तो वहाँ पे जो ब्रेड पड़े थे वो खराब हो चुके थे, उस पर फंगस थे और वही ब्रेड वो कई सालों से खा रहे थे। उसने ये भी बताया कि जोसेफ फिट्जजेरल्ड कई बार हम सबको सजा देने के लिए लाइट ऑफ कर देता था, जिसके बाद वहाँ पे फ्रिज में रखी चीज़ें खराब हो जाती थी और उसे भी खाना पड़ता था। एलिजाबेथ ने उस वीडियो में बताया कि जो चूहे होते हैं उसे हाथ से मारने पड़ते थे ताकि वो वहाँ पे रह सके, क्योंकि वो अंडरग्राउंड बंकर था और वहाँ पे चूहे बहुत होते थे। और जब वहाँ पे डेली आने की बात की गई तो एलिजाबेथ ने बताया कि वो डेली 9 बजे के आसपास आ जाता था अपने घर पे, ये बता के, मतलब ऊपर ये बता के कि वो नीचे किसी प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहा है और ये उसका ऑफिस आवर है तो कोई भी तंग मत करना। और इसी बहाने से वो डेली टाइम से आ जाता था और फिर शाम होते होते चला जाता था। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें थी जिसे देखने के बाद फिर कोर्ट आगे बढ़ती है, चीज़ें आगे बढ़ती है, केस आगे बढ़ती है। लेकिन फिट्जजेरल्ड अभी भी अपने आप को इनोसेंट बता रहा था। वो बता रहा था कि नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। एक दिन जब वो कोर्ट में आता है तो वहाँ पे बहुत लोग होते हैं। उसकी नज़र जाती है एक इंसान पे। जब वो उसे देखता है उसके बाद जिन गुनाहों को वो नकार रहा था वो सब एक्सेप्ट कर लेता है और अपने आप को बताता है कि हाँ उसने गलत किया, वो गिल्टी है। वहीं पे केस ख़त्म कर लेता है अपने साइड से, जिसके बाद उसे सज़ा हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे जिसको देखकर उसने अपने बयान को पलट लिया था वो एलिजाबेथ थी। एलिजाबेथ वहाँ पर कपड़े बदल कर और फेस को ढककर आई थी, जिसके बाद उसके बाप ने सारी गलती एक्सेप्ट कर ली
और फिर उसे आजीवन कारावास हो गया, जिसमें 15 साल तक तो उसे बेल भी नहीं मिल सकती थी। लेकिन 2024 में उसे 15 साल हो गए जेल के अंदर। उसके बाद उसने बेल के लिए अप्लाई करा, लेकिन उसे बेल नहीं मिली। कोर्ट ने उसको डिनाई कर दिया। लेकिन उसकी जो वकील है, जोसेफ फिट्जल की वकील ने ये कहा है कि इस साल के लास्ट में, यानी कि क्रिसमस के आसपास उसे बेल मिल सकती है। और जब वो बाहर आएगा तो कई सारी चीज़ें हैं जो शायद बाहर आए। अभी कुछ न्यूज़ चैनल वाले ने जब उनका इंटरव्यू करा तो फिर उन्होंने बताया कि उन्हें अफसोस है उसने जो करा है, और उन्हें उम्मीद है कि जो उनके जो घर के लोग हैं उन्हें माफ़ कर देंगे। हालांकि अब उनकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी है। और इधर एलिजाबेथ जो थी, उनके फैमिली को, उनके बच्चे को ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। उन्हें डॉक्टर्स की ज़रूरत थी क्योंकि वो काफ़ी टाइम से नीचे रह रहे थे। तो फिर डॉक्टर्स ने उन्हें असिस्ट करना शुरू करा। जो साइकोलॉजिकल डॉक्टर थे उन्होंने असिस्ट करना शुरू किया, और मीडिया से बचाने के, लोगों के नज़रों से बचाने के लिए उसे एक हिडन प्लेस पे रखा गया, जहाँ पे लोकल लोगों की पहुँच ना हो, जहाँ पे लोग उसे ना जानते हो। और वहाँ पे डॉक्टर के साथ वो कुछ टाइम तक रही। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ ये भी हुई कि वो अब किसी एक लड़के के साथ रह रही है जिसने एक्सेप्ट किया है वो एलिजाबेथ को और उसके बच्चे को। तो ये एक अच्छी चीज़ है। हालांकि जब एक जगह गेम हो रही थी तो उनके बच्चों ने थैंक यू लेटर भेजा कि आपकी वजह से हमारी लाइफ अच्छी हुई है। तो जितने भी लोग उस मुहिम में थे, जितने भी लोगों ने विरोध किया था, जितने भी लोग एलिजाबेथ के साथ थे, उनको वो थैंक यू करा है उन्होंने। तो ये ट्रू क्राइम की स्टोरी यहीं तक थी। इसको लेकर कोई भी अगर क्वेश्चन हो और मैंने कुछ चीज़ें अगर ना बताई हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना या फिर यहाँ कमेंट में बता देना। मैं आपको ज़रूर उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। और फिर सेकेंड एपिसोड देखना मत भूलना, क्योंकि उसमें इससे भी ज़्यादा ब्रूटल वो एक ऐसा क्राइम स्टोरी है जिसे पढ़ने के बाद मैं भी सोचने पे मजबूर हो गया था। उसे कहा जाता है बूचर ऑफ रसिया। तो बाकी मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं बहुत सारे ट्रू क्राइम की वीडियो लेकर आने वाला हूं और आपको बहुत पसंद आएगा। अगर कुछ चीज़ें बुरी लगी हो तो भी कमेंट में बताना मत भूलना, मैं उसमें सुधार लाने की कोशिश करूँगा। दैट इज इट। मिलते हैं नए वीडियो में नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। उसे घास, टहनियाँ, पत्ते ये सब खाने पड़ रहे थे। वो उस बच्चे को उठाकर ले जाते हैं। पहले तो मारा जाता है और फिर उसे काट कर खा जाते हैं, और फिर जिस झोपड़ी में वो रह रहा था उसे भी जला देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। उसको गर्दन से लेके जो उसके प्राइवेट पार्ट्स थे वहाँ तक बॉडी को खोल दिया गया था। उसकी जो एक ब्रेस्ट थे उसे काट कर हटा दिया गया था और उसकी आंखें निकाल ली गई थी कि वो अक्सर ब्लड को टेस्ट करता था। तो इसे लोहे के केज में लाया गया था। फीमेल के यूटेरस थे जिसे वो काट देता था, और जो मेल के बॉल हुआ करते थे उसे वो चबाता था।